चलिए, आवाज आ रही है मेरी सभी को? आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिए, तो हम लोग जो है टॉपिक को अपने आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से क्या करूंगा, पूछूंगा, है ना? बताएंगे आप लोग? ठीक है, तो कहीं से कुछ भी पूछ लूं? ठीक है, तो बताओ फिर मुझे फटाफट से, राजस्थान का मैदान जो है इसका टोटल एरिया कितना है? 1.75। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए, राजस्थान का जो मैदान है कौन सा, राजस्थान के मैदान को कौन सी वर्षा रेखा दो भागों में विभाजित करती है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। बहुत बढ़िया। इस मैदान को दो भागों में विभाजित किया गया है, कौन से हैं वो दो भाग? बहुत बढ़िया। एक है कौन सा हमारा, और दूसरा हमारा कौन सा है? बांगर प्रदेश। बहुत बढ़िया, गुड। दूसरा क्वेश्चन आप बताइए, राजस्थान का जो मैदान है कौन सा, ये अरावली की कौन सी साइड में है? बढ़िया, पश्चिम भाग में है अरावली के, बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न बताइए, ये जो आपका राजस्थान का मैदान है इसकी टोटल विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर एवरेज, एक औसत हम ले रहे हैं, एक एवरेज ले रहे हैं, 150 से 300 किलोमीटर। ठीक है। चलिए, अगला मुझे बताइएगा, राजस्थान के मैदान की मुख्य नदी का नाम क्या है? इस मैदान में सबसे लूनी नदी है, बिल्कुल सही है। इसकी सहायक नदी में कौन कौन सी है? सुकरी और जवाई। ठीक है, तो सुकरी और जवाई। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट बताइए, राजस्थान के मैदान की मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो यहां पर कौन सी कैनाल जो है वो निकाली गई है? कैनाल इंदिरा गांधी नहर। कहां से है ये, कहां से निकाली गई है? हाँ, सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके नामक स्थान से इसको। अच्छा, इस कैनाल के कारण कौन से दो जिले हैं राजस्थान के मैदान के जो वीट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। बहुत बढ़िया, हनुमानगढ़ और श्री, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, अगला मुझे बताइए, यहाँ पर कुछ क्षेत्र हैं जो तेल उत्पादक के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्या नाम है उनकी? मंगला, ऐश्वर्या और भाग्यम। ये किसके लिए जाने जाते हैं? चलिए, राजस्थान के मैदान में वर्षा कितनी होती है? बहुत बढ़िया, यानी 25 सेंटीमीटर से कम, यानी 20 से 25 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइए, राजस्थान के मैदान में मुख्य रूप से कौन सी फसल होती है? बहुत बढ़िया, यानी मुख्य रूप से यहाँ पर मोटा अनाज होता है, ज्वार और बाजरा के रूप में। अगला बताइए मुझे, इस मैदान का स्लोप कैसा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, ये मैदान चारों ओर किन किन संरचनाओं से घिरा हुआ है? पंजाब हरियाणा का मैदान, कच्छ का रण और, बहुत बढ़िया, यानी आपकी लोकेशन भी क्लियर हो गई आपको। तो सारे क्वेश्चंस जो है ये बनते हैं, देखो प्रीलिम्स में आ जाए तो लिख देना, और मेंस में आ जाए तो मैं आपको कल फॉर्मेटिंग बताइए। क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। इस टॉपिक के जो 2 मार्कर मैंने दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो आप नहीं लिख पा रहे तो पूछ लो, है ना? लिख लोगे? 7 मार्कर में लिखना इजी रहेगा, फॉर्मेटिंग में आप बता ही चुका हूं, है ना? तो फिर अपन आगे बढ़ जाएं। चलिए, थोड़ा पुराना पूछ लेता हूं आपसे, कुछ पुराना, है ना? पुराना बताइए, उत्तर का विशाल मैदान जो हमने पढ़ा है उसमें आप मुझे बताइए, भावर प्रदेश जो है ये कहां मिलेगा? गिरिपथ प्रदेश में। कहां मिलेगा? बहुत बढ़िया। भावर प्रदेश जो है इसका टोटल लेंथ कितनी, लंबाई लंबाई में फैला हुआ है? बोलो। 8 से 10 किलोमीटर, कल ही तो बताया, 8 से 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा बताइए, कौन सा क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ पथरीला होता है? भावर प्रदेश होता है। कौन सा होता है? कौन सा प्रदेश है जहां पर नदियां कई धाराओं में विभाजित हो जाती हैं? डेल्टा प्रदेश। कौन सा? बहुत बढ़िया। डेल्टा प्रदेश जो है कहां बनता है?
नदियों के मुहाने पर, बिल्कुल सही बात है। उत्तर के विशाल मैदान का टोटल एरिया कितना है? बोलो। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है उत्तर के विशाल मैदान की? 2400 से 3200 किलोमीटर। उत्तर का विशाल मैदान कौन से काल में बना है? चतुर्थ काल में बना है। कब बना है? चतुर्थ काल में, बिल्कुल सही बात है। हिमालय कौन से काल में बना है? टर्सरी काल में। हिमालय का निर्माण कौन सी दो प्लेटों से हुआ है? कौन सी? यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेल प्लेट। हिमालय की उत्पत्ति संबंधी भूसनती सिद्धांत किसने दिया है? और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हैरियस किसने दिया है? इन दोनों सिद्धांतों में ज्यादा मान्य कौन सा है? हैरियस नहीं, प्लेट टेक्टोनिक। हैरियस तो व्यक्ति है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो सबसे ना मान्य, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। अगला मुझे बताइए जो है एमसीटी कहां मिलेगा? एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहां मिलेगा? किसके बीच में? महान और, बिल्कुल सही है, महान और मध्य के बीच में क्या मिलेगा हमें? एमसीटी। और हमें एचएफएफ कहां मिलेगा? एचएफएफ शिवालिक और उत्तर के मैदान के बीच में, बिल्कुल सही है। शिवालिक और उत्तर के मैदान के बीच में कौन सा मिलेगा हमें? एचएफएफ। चलिए अगला मुझे बताइए करेवा मृदा कौन सी घाटी मिलती है? करेवा मृदा किस लिए जानी जाती है? केसर की खेती को यहां पर क्या कहते हैं? जाफरान। क्या कहते हैं? इस करेवा मृदा को स्थानीय नाम क्या है? इस करेवा मृदा का यहाँ पे स्थानीय नाम क्या है? बताया मैंने, बुद्र। क्या बताया? बुद्र बताया था कि नहीं बताया? भूल गए आप लोग? तो बुद्र कहते हैं इसको। क्या स्थानीय स्तर पर पूछा गया है, याद रखना आप लोग। चलिए अगला मुझे बताइए पीर पंजाल श्रेणी कौन से हिमालय का भाग है? मध्य हिमालय का भाग। मुझे बताइए काठमांडू घाटी जो है कौन सी श्रेणी में मिलेगी? महाभारत श्रेणी। कहाँ मिलेगी? महाभारत श्रेणी में। अगला मुझे बताइए नागटिब्बा और मसूरी, नागटिब्बा और मसूरी कौन से हिमालय का पार्ट है? मध्य हिमालय का पार्ट। ये बताओ शिवालिक हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है? पंजाब के कोटवार के पठार से लेकर ब्रह्मपुत्र। बहुत बढ़िया। अगला मुझे महान हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है? महान हिमालय सिंधु गौर से ब्रह्मपुत्र गौर। और दूसरे नंबर पे पर्वत की बात करें तो नांगा पर्वत से लेकर नामचा वर्मा पर्वत। नामचा वर्मा पर्वत याद हो जाएगा। ट्रांस हिमालय की लंबाई बताओ। ट्रांस हिमालय की कुल कितनी लंबाई है? 1100 किलोमीटर। कितनी है? 1100 किलोमीटर। शिवालिक हिमालय की चौड़ाई बताओ। शिवालिक हिमालय की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है। सबसे सकरा है ना, नीचे आ गया। 80 से 120 तो मध्य वाला है, ठीक है। देखो याद रखना है आपको चीजें एकदम, और करो याद, एकदम मजा आ जाए, है ना, बढ़िया से। आपको मैं पूछूं आपका आंसर तुरंत आना चाहिए, ठीक है। कल फिर पूरा करके आएंगे। भारत के समान पर्चे से कुछ पूछ रहा हूं, बताना, ठीक है। चलिए आप मुझे बताओ जम्मू द्वीप किसने कहा है? कौन से उसमें जम्मू द्वीप कहते हैं? बौद्ध ग्रंथ में। बौद्ध ग्रंथ में क्या कहते हैं? भारतवर्ष। जैन, जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? चलिए हिंदुस्तान किसने कहा है? हिंदुस्तान किसने कहा है? ईरानियों ने। किसने कहा है? ठीक है। इंडिया, यूनानियों। इंडिया कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। बहुत बढ़िया। भारत का उल्लेख जो है कौन से जो है अभिलेख में किया गया है? हाथी गुम्फा। और बताओ, एक ही बता पा रहे हैं? मैंने और भी तो बताए थे। नक्शे रुस्तम, याद आ रहा है कुछ? नक्शे रुस्तम, और एक और ससाइमा, और एक और कौन सा सैसाइन करके था, एक और कौन सा था? बेहस्तून। कौन सा था? बेहस्तून। याद आ रहा है कुछ? भूल गए, है ना। चलिए अगला प्रश्न बताइए मुझे जो है भारत का देशांतरी विस्तार। भारत का देशांतरी विस्तार बताओ जल्दी से। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट, याद हो जाएगा। चलिए अगला बताइए मुझे जो है भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु। इंदिरा कॉल। कौन सा है आपका? इंदिरा कॉल, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला मुझे बताइए जो है आप लोग जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? भारत और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन है। कौन सी है? तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ स्टेट भारत का कौन सा है? कौन सा है? त्रिपुरा। जम्मू ग्लेशियर कहां मिलेगा? सिक्किम में। कहां मिलेगा?
ठीक है, ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर बताओ जल्दी से। स्पार्स, ब्यापो, बाल्टोर और सियाचिन, है ना। सियोम नदी कहां से निकल रही है? सियाचिन ग्लेशियर से निकल रही है। सिंधु नदी कौन सी दो श्रेणियों को काटकर बह रही है? बहुत बढ़िया। अगला मुझे बताओ जो है कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम? नंदा देवी। कौन सी है? ऊंचाई बताओ। 7,817। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। कहां पर है? कौन से हिमालय में? कौन से हिमालय में है? मैंने बताया ना, सारी चोटियां महान हिमालय, बड़ी बड़ी सारी चोटियां कहां पर हैं? तो बिल्कुल याद रखना, महान हिमालय में। याद रखेंगे आप लोग। चलो, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। कौन से हिमालय में? कौन सी श्रेणी? काराकोरम श्रेणी। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सी श्रेणी में? माना, नीति, लिपुलेख, तीनों दर्रे कहां मिलेंगे? कौन से हिमालय में? महान हिमालय। कौन सी हिमालय में? महान हिमालय में। पीर पंजाल दर्रा कौन से हिमालय में मिलेगा? मध्य हिमालय में। कहां मिलेगा? बुग्याल और पयार क्या है? घास के मैदान। कहां मिलेंगे? मर्ग क्या है? कौन से हिमालय में? कौन से हिमालय? मर्ग कौन से हिमालय में? मध्य हिमालय में। किसमें? ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको तुरंत आंसर आपको देना है। ठीक है, देखो आपने क्वेश्चन देखा और आपके दिमाग में आंसर आ गया, वो पढ़ाइए। आपको ऑप्शन भी ना देखना पड़े। जैसे आपका क्वेश्चन आया मर्ग, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कहां पर है? मध्य हिमालय में, पीर पंजाल श्रेणी में, एकदम शीतोष्ण घास का मैदान है। सारे पॉइंट्स तो 2 नंबर का भी क्लियर और प्रीलिम्स में आ जाए तो हमारा वो भी क्लियर हो गया। तो किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए फिर अपने को गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अपन आज। और आज मैं जो है आपको अगले मैदान की तरफ लेके चलता हूं। तो हम लोगों ने एक मैदान तो कल पढ़ लिया है जिसका नाम था राजस्थान का मैदान, बहुत अच्छे से कवर हो चुका है। आपको क्वेश्चन भी आपने लिख लिए सारे, है ना। तो किसी प्रकार की कोई इश्यू नहीं आना चाहिए आपको यहाँ पर। अब एक मैदान की तरफ चल रहे, इसका नाम है हमारा पंजाब हरियाणा का मैदान। कौन सा? तो आज अपन पढ़ेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर चलते हैं पंजाब हरियाणा मैदान की तरफ। पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है, देखिए ध्यान से। देखो आपको जैसा कि पता है सिंधु नदी जो है वो कुछ इस प्रकार से हमारी आती है। कौन सी? सिंधु नदी, है ना। और सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं जो बाएं और दाएं तट से इसमें एड ऑन होती है। ठीक है, तो सिंधु नदी जब आगे बढ़ती है तो ये आप देखें तो इसका मैक्सिमम पोर्शन पाकिस्तान में जाता है ना। और पाकिस्तान में जाता है तो पाकिस्तान में सिंधु का मैदान हमें दिखाई देता है। कौन सा? सिंधु का मैदान, है ना। लेकिन इसी सिंधु के मैदान का एक भाग है जिसका नाम है पंजाब हरियाणा का मैदान। सिंधु का मैदान जो है एक पूरा ओवरऑल इस पूरे क्षेत्र में, इसी में तो हुई थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। इसी क्षेत्र में क्या हुआ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलपमेंट हुई थी, आपको पता ही होगा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था वो इसी मैदान में हुआ था, सिंधु के मैदान में। ठीक है,
तो यहां पर अपन देखें तो आप देखेंगे तो यहां पर जो है एक रिवर है, कौन सी? झेलम। कौन सी? झेलम। एक रिवर कौन सी है? चिनाब। कौन सी? चिनाब। और एक एक रिवर जो है वो कौन सी है? रावी। कौन सी? रावी। एक रिवर कौन सी है? ब्यास। और एक रिवर कौन सी है? सतलज। कौन सी? सतलज, जो इधर से आती है। और ये सतलज मिलती है किसमें? चिनाब में। सतलज किसमें मिलती है? चिनाब में। और ये चिनाब किसमें मिलती है? सिंधु में। चिनाब किसमें मिलती है? सिंधु में। और ये जो है आपकी झेलम किसमें मिलती है? चिनाब में। चिनाब में। और रावी भी किसमें मिलती है? चिनाब में, है ना, ऐसे करके। तो इनके कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं। झेलम है, ये चिनाब है, ये हमारी रावी है, ब्यास है, और ये सतलज। ठीक है, सतलज। तो कुल मिलाकर आप देखें तो इस पूरे क्षेत्र में एक जो है मैदान का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इस पूरे क्षेत्र में एक मैदान का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। क्योंकि नदियां क्या लाएंगी? सेडिमेंट्स भी लाएंगी अपने साथ। नदियां ये सेडिमेंट्स लाएंगी, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, ये आपका निर्मित हो जाता है एक मैदान के रूप में। ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है? एक मैदान के रूप में क्या हो जाता है? निर्मित हो जाता है। इस पूरे मैदान को हम कहते हैं सिंधु सतलज का मैदान। क्या कहते हैं? सिंधु सतलज का मैदान। याद रखें आप लोग। है ना, सिंधु सतलज का मैदान। और जिसमें मुख्य रूप से ये जो मैदान है वो मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इस सिंधु सतलज के मैदान का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो पाकिस्तान में। आपको पता होगा पंजाब का बहुत बड़ा एरिया कहां पर? पाकिस्तान में। ठीक है, हमारा जो पंजाब है ना वो तो बहुत छोटा है, उससे भी बड़ा एरिया किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। पंजाब क्यों कहते हैं पता है आपको? पंजाब क्यों कहते हैं? आब का मतलब होता है उपजाऊ भूमि। आब का मतलब क्या होता है? आब का मतलब होता है उपजाऊ भूमि, है ना बच्चों। इसके सामने जो भी लगाए, जैसे दो, तो क्या हो जाएगा? दो आब। तो दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दो आब कहते हैं। इसके सामने लगा दे पंज, पांच, पंज तो पंजाब, तो पांच नदियों की उपजाऊ भूमि। तो कुल मिलाकर आब का मतलब उपजाऊ भूमि, पंच का मतलब पांच। ठीक है, तो ये पंजाब इसलिए कहते हैं कोई पांच नदियों के बीच का ये क्षेत्र है जो उपजाऊ है आपका, या पूरी तरह से फर्टिलाइज हुआ है। ठीक है, पांच नदियां कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5। तो कुल मिलाकर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन पांच नदियों का जो ये पूरा क्षेत्र है, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया है? पंजाब। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। बिल्कुल। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसमें जो पाकिस्तान में फैला हुआ है उसे बोलते हैं सिंधु का मैदान। किसका? सिंधु का मैदान। तो पाकिस्तान फैला हुआ है, इसे सिंध का या सिंधु का मैदान भी कहा जाता है। कहां पर? और जो भारत में फैला हुआ है उसे बोलते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। भारत के जो पंजाब हरियाणा, अब यहां पर जो क्षेत्र है भारत में क्षेत्र है ये वाला, पूरा, इसे कहते हैं हम लोग पंजाब हरियाणा का मैदान, जो मुख्य रूप से भारत के पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है, इसलिए इसको पंजाब हरियाणा का मैदान भी कहते हैं। जिसमें मुख्य रूप से ब्यास और सतलज नदियों का क्या है? योगदान है ना। भारत का जो पंजाब हरियाणा का मैदान है उसमें मुख्य रूप से ब्यास और सतलज नदियों का क्या होता है? योगदान होता है। तो ये वाला जो रीजन हमें दिख रहा है यही हमारा कौन सा है? पंजाब हरियाणा का मैदान।
तो वास्तव में सिंधु के मैदान का ही भाग जो है कौन है, पंजाब हरियाणा का मैदान, जो भारत में हमें दिखाई देता है। आई बात समझ में? तो बस हमें इसको पढ़ना है, इस वाले पोर्शन को। अब मैं इसका एक अलग डायग्राम और बना रहा हूं। ये तो मैंने एक रो डायग्राम बनाया है जो आपको एग्जैक्टली समझ में आया हो कि क्या स्थिति बन रही है। ठीक है, ये बना लिया आप लोगों ने। चलिए अब मैं आपको एक डायग्राम और बनाता हूं, उसको अपन एग्जैक्टली भारत के संदर्भ में ही देख लें। नहीं बना पाया? हाँ बना लो, हाँ बना लो। इससे आपकी एक रूपरेखा तैयार होगी कि वास्तव में ये पूरा का पूरा कैसे आपको क्षेत्र है। मैं आपको डायग्राम क्यों बनवाता हूं, जिससे आपको हैबिट हो डायग्राम बनाने की। एग्जाम में अपने को बनाया, चाहता तो मैं आपको बने हुए डायग्राम भी दे सकता था, लेकिन बने हुए डायग्राम वो बने ही रह जाते हैं। आप जब तक क्लास में अपने हाथों से डायग्राम को ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपकी एक लिंक नहीं बनेगी कि चीज कहां पर क्या स्थिति है ना। इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बनवाता हूँ। घर पे भी आप ऐसे ही किया करो, है ना, बिना देखे राजस्थान के मैदान को बनाओ, उसमें सारे पॉइंटों को लोकेट करो, जिससे आपके दिमाग में एक रूपरेखा तैयार होगी कि कहाँ पे चीज कौन सी है। तो एग्जाम में आप आसानी से कुछ क्या कर पाओगे, एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर हो गया अपना। आगे बढ़े फिर अपन। अब देखो अपन थोड़ा सा इसको और से क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर जो है, ये है हमारा कौन सा, पंजाब हरियाणा का मैदान। ठीक है, पंजाब हरियाणा का मैदान है जिसमें मुख्य रूप से एक रिवर जो है हमारी, इसका नाम है क्या, ब्यास, है ना। और एक रिवर हमारी जो है एक हमारी यहां पर ये कौन सी नदी है, ब्यास। ये कौन सी है, और ये ऊपर की इसमें एक नदी और है, जो इसमें आ जाती है, इसका नाम क्या है, रावी। तो बेसिकली रावी, ब्यास और सतलज का ये पूरा क्षेत्र जो है वो वास्तव हमारा क्या है, पंजाब। अब चूंकि ये क्षेत्र कहां पे फैला हुआ है, पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्षेत्र है ये कहां फैला हुआ है, पंजाब और हरियाणा में। इसे इसको पंजाब हरियाणा का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पंजाब हरियाणा का मैदान भी इसे कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर जो है, जैसे जो रावी और जो ब्यास है, यहां पर ये पूरा का पूरा एक अवसाद जम गए, यहाँ पे अवसाद इकट्ठे हो गए ये पूरे, जिससे एक मैदान बन गया है पूरा। ठीक है ना। तो यहां पर इसको क्या बोलते हैं, इसको बारी दुआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बारी दुआब। इसको चूंकि वा से ब्यास और रा से रावी, तो इसको नाम दिया गया है बारी दुआब। कौन सा नाम दिया बोलो, बारी दुआब, है ना, बारी दुआब। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारी ब्यास और सतलज है, कौन सी, ब्यास और सतलज, इसके बीच में भी एक दुआब बन जाता है। इसके बीच में भी क्या बन जाता है, एक दुआब बन जाता है यहां पे। ठीक है, ये भी एक दुआब बन जाता है। इस दुआब का नाम है क्या बोलो,
बिल्कुल, इसको बोलते हैं विस्त दोआब, विस्त। ये दो दो नंबर के प्रश्न आपसे बनेंगे, अभी मैं इनको बताऊंगा, है ना। इसको बोलते हैं विस्त दोआब, विस्त। आधा सतलज और व्यास है व्यास, ठीक है। तो विस्त दोआब और बारी दोआब, विस्त दोआब और बारी दोआब, ठीक है। इस प्रकार से हम देखें, इस साइड में जो इसके है, ये हमारा सिंधु का मैदान, इस साइड में इसके कौन से आ जाएगा, ये सिंधु का मैदान, है ना। नीचे कौन सा आ जाएगा, राजस्थान का मैदान। इस साइड में इसके कौन सा आ जाएगा, सिंधु का मैदान, और इधर कौन सा आएगा, राजस्थान का मैदान। और इस साइड में कौन सा आ जाएगा, ऊपरी गंगा का। तो इस प्रकार ये तीनों ओर हम देख सकते हैं घिरा हुआ है, किससे, सिंधु के मैदान से, इसके अलावा राजस्थान के मैदान से, और इसके ऊपरी गंगा के मैदान से ये घिरा हुआ है। याद रखेंगे आप लोग। टोटल इसका जो है अपन बात करें, इसका भी टोटल एरिया जो है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसकी भी जो औसत चौड़ाई है वो 150 से 300 किलोमीटर मानी जाती है, 150 से 300 किलोमीटर मानी जाती है। याद रखेंगे आप लोग। तो ये हमें एक डायग्राम याद रखना है बच्चों। अब अपन सारे इसके डायमेंशंस को, सारे सेगमेंट्स पे करके पढ़ते चलेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम क्लियर है सभी को। चलिए बात कर लें सबसे पहले परिचय की। किसकी बात कर लें, सबसे पहले अपन बताएंगे इसका एक परिचय, ठीक है। हमें इसका इंट्रोडक्शन लिखना है सबसे पहले, परिचय लिखेंगे। तो परिचय में आपको बहुत सिंपली में बताना, आप लिखेंगे परिचय में क्या है ये, बोलो। उत्तर के मैदान का एक प्रादेशिक उपभाग है, तो आप लिखेंगे उत्तर के मैदान का एक प्रादेशिक उपभाग है। उत्तर के मैदान का एक प्रादेशिक उपभाग है। उत्तर के मैदान का एक प्रादेशिक उपभाग है। उत्तर के मैदान का एक प्रादेशिक उपभाग है जो मुख्य रूप से पंजाब तथा हरियाणा राज्य में अवस्थित है। जो मुख्य रूप से पंजाब तथा हरियाणा राज्य में अवस्थित है। जो मुख्य रूप से पंजाब तथा हरियाणा राज्य में क्या है, अवस्थित है, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन आप लिख दीजिएगा। अब आते हैं इसके निर्माण की बात करें। इसके क्या बात करें, निर्माण की। तो निर्माण आप बताएंगे। तो निर्माण में आपको बहुत सिंपली वे में कुछ एकदम सिंपल पॉइंट बताना है। निर्माण में क्या बताएंगे आप, बताना चतुर्थ काल में। कौन से काल में, चतुर्थ काल में, है ना। चतुर्थ काल में नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से निर्मित हुआ है। चतुर्थ काल में नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से निर्मित हुआ है। ठीक है। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण प्रक्रिया से क्या हुआ, ये निर्मित हुआ। कब हुआ है, चतुर्थ काल में। क्लियर हो गया। आगे बात करें इसके विस्तार की।
ठीक है, तो आप लिखेंगे यह मैदान सिंधु के मैदान का ही, यह मैदान सिंधु के मैदान का ही पूर्वी विस्तार माना जाता है। सिंधु के मैदान का ही कौन सा है? पूर्वी विस्तार माना जाता है। यह सिंधु के मैदान का ही पूर्वी विस्तार माना जाता है ना। सिंधु के मैदान का क्या माना जाता है बोलो? पूर्वी विस्तार माना जाता है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है बोलो? 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसका कुल क्षेत्रफल 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा औसत चौड़ाई कितनी है बोलो? 150 से 300 किलोमीटर है ना। औसत चौड़ाई बता दीजिएगा, एवरेज इसकी विड्थ आप यहाँ पे बता दीजिएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, फिर इसके चारों ओर की लोकेशन बता दो। यह मैदान मुख्य रूप से सिंधु के मैदान, राजस्थान के मैदान एवं ऊपरी गंगा के मैदान से घिरा हुआ है ना। अब इसको बता दीजिएगा, यह मैदान मुख्य रूप से सिंधु के मैदान, इसके नॉर्थ में आप चाहें तो यहां पर ये भी एक श्रेणी हमारी कौन सी? शिवालिक। कौन सी है? ऊपर की साइड में कौन सी मिलेगी? तो आप यहाँ पे ये पॉइंट भी बता सकते हैं, यह मैदान मुख्य रूप से सिंधु के मैदान, राजस्थान का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान और शिवालिक श्रेणी से घिरा हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो लोकेशन 2 नंबर में आएगी तो लिख दोगे विस्तार। भौगोलिक स्थिति इसकी क्लियर हो रही है, चारों ओर किससे घिरा हुआ है, टोटल एरिया कितना है, चौड़ाई कितनी है, ये सब आपको बताना है। ठीक है, चलिए बात कर लें इसके हम जो है किसकी? स्लोप की। इस मैदान के ढाल की बात कर लेते हैं। इस मैदान का ढाल कैसा है बता सकते हैं आप लोग? अब मुझे बताइए, इस मैदान का ढाल कैसा है? इसका ढाल भी सेम वही है, देखो ऐसे आ रही नदियां, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है ना। इसका ढाल भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर दिखाई हमें देता है। इस मैदान का स्लोप कैसा है बोलो? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर दिखाई हमें देता है। यहां तक क्लियर है बोलो? ठीक है, तो हमने इसके स्लोप की बात कर ली, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इस मैदान की नदियों की। नदियां, इस मैदान की रिवर की बात कर लें पर नदियां, तो आप इजीली बता सकते हैं इस मैदान में सिंधु की सहायक नदी को, इस मैदान में सिंधु की सहायक नदियों के रूप में, इस मैदान में सिंधु की सहायक नदियों के रूप में मुख्य रूप से रावी, ब्यास एवं सतलज जैसी नदियों का प्रवाह है। रावी, ब्यास एवं सतलज जैसी नदियों का प्रवाह दिखाई हमें देता है। तो रावी, ब्यास और सतलज, नदियां यहां पे आपको बतानी है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर दोआब। किसकी बात करते हैं? दोआब। दोआब अभी मैंने आपको बताया क्या है दोआब बोलो? दो नदियों के मध्य की उपजाऊ भूमि। तो आप लिखेंगे इसमें दोआब से तात्पर्य दो नदियों के मध्य उपजाऊ भूमि से होता है। दोआब से तात्पर्य दो नदियों के मध्य की उपजाऊ भूमि से होता है। दोआब से तात्पर्य दो नदियों के मध्य की उपजाऊ भूमि से होता है। ठीक है, फिर लिखेंगे उदाहरण, जैसे उदाहरण करके लिखेंगे जैसे इस मैदानों में दो दोआब मिलते हैं है ना। लिखेंगे जैसे एक लिखेंगे आप लोग कौन सा बोलो? बारी दोआब। कौन सा? बारी दोआब। और दूसरा लिखेंगे विस्त दोआब। विस्त दोआब और बारी दोआब। बारी दोआब के आगे लिख देना क्या? बारी दोआब के आगे क्या लिखेंगे बोलो? ब्यास और रावी। ब्यास और रावी के मध्य, ब्यास और रावी के मध्य है ना। और विस्त दोआब के आगे क्या लिखेंगे? ब्यास और सतलज के मध्य। ठीक है,
क्लियर है ना बच्चों? अगली बात करें मृदा, क्या बच्चों? सॉइल। इस मैदान की मृदा की बात कर लें। ये कौन सा क्षेत्र है हमारा, बोलो? बांगर। कौन सा क्षेत्र है ये? बांगर। और यहाँ पे कौन सी मिलेगी? पुरानी जरूर मिलेगी। कौन सी मिलेगी? तो लिखेंगे, आप लिखेंगे संरचनात्मक दृष्टि से यह बांगर प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से यह एक बांगर प्रदेश है जहां पर पुरानी जरूर मृदा का विस्तार पाया जाता है। संरचना दृष्टि से यह एक बांगर प्रदेश है। बांगर अब पढ़ चुके हैं, है ना? तो संरचना दृष्टि से यह एक बांगर प्रदेश है जहां पुरानी जरूर मृदा का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो सॉइल लिख देंगे आप लोग। चलिए, सॉइल की बात हमने कर ली है। बात कर लें यहां पर वर्षा की। किसकी बात कर लें? रेनफॉल की। बच्चों याद रखना, भारत का जो पश्चिमी भाग होता है ना, वहां पे पूर्वी भाग की तुलना में वर्षा तुलनात्मक रूप से कम होती है। यानी हमारा जो पश्चिमी भाग है ना, चूंकि ये पश्चिम में है और काफी दूर भी है बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, तो अरब सागर और बंगाली खाड़ी से दूर भी है और पश्चिम में है, तो इस प्रकार यहाँ पे वर्षा कम होती है। यानी क्षेत्र वर्षा जो है मात्र 50 से 75 सेंटीमीटर ही होती है। तो औसत वर्षा कितनी होगी यहाँ पर, बोलो? 50 से 75। तो आप लिखेंगे भारत के पश्चिम में, भारत के पश्चिम में एवं अरब सागर से अधिक दूरी होने के कारण, भारत के पश्चिम में एवं अरब सागर से अधिक दूरी होने के कारण वर्षा सामान्यतः कम होती है। वर्षा सामान्यतः क्या होती है? कम होती है। फिर आप बता दें कितनी होती है। यहाँ पर औसत वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पर होता है, यानी अल्प वर्षा का ये क्षेत्र है, याद रखें आप लोग। तो वर्षा क्लियर है आपको? चलिए, अब बात करें यहाँ पर क्रॉप की। किसकी बात करें? फसल की बात कर लें अपन। यहाँ पे फसल देख लेते हैं। चूंकि एक ऐसा क्षेत्र है ये जहां पर जलोढ़ मृदा भी है और यहाँ पर नदियां भी हैं। तो नदियां हैं, जलोढ़ मृदा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है सिंचाई अच्छी हो जाएगी। सिंचाई अच्छी हो जाएगी तो कुल मिलाकर मृदा उपजाऊ है, पानी भी है और यहाँ का किसान संपन्न भी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे फसल भी क्या होती है? अच्छी होती है। आई बात समझ में? ये क्षेत्र जो है फसलों के लिए सबसे ज्यादा क्या माना जाता है? अनुकूल माना जाता है। और भारत की यहाँ पर बड़ी बड़ी फसलों में अगर अपन बात करें तो गेहूं, क्या बच्चों? तो आप लिखेंगे इसमें फसलों में, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से गेहूं, सरसों, गन्ना, चना, चावल भी हो जाता है ना, चावल जैसी प्रमुख खाद्यान्न फसलें होती हैं। जैसी प्रमुख खाद्यान्न फसलें होती हैं, जैसी प्रमुख खाद्यान्न फसलें यहां पर होती हैं। दोबारा सुनना, इस क्षेत्र में गेहूं, सरसों, चना, गन्ना एवं चावल ज्यादा नहीं होती लेकिन होती है ना, चावल जैसी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें उत्पादित की जाती हैं, है ना बच्चों? ठीक है, तो फसलों की बात हमने कर ली है, यहाँ पे फसलों की बात हमने कर ली है। अब बात करते हैं इस क्षेत्र का महत्व। क्या बच्चों? महत्व देख लें, इस क्षेत्र का महत्व आपको पता होना चाहिए। इस क्षेत्र के महत्व की बात करें तो आपको पता है पंजाब जो है, पंजाब ये प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कितना? प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में नंबर 1 पे आता है। यानी कि यहाँ पर जो गेहूं है प्रति हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा उत्पादन की क्षमता जो है इस क्षेत्र मानी जाती है। तो आप लिख सकते हैं इस क्षेत्र में पंजाब भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है ना? प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब भारत में अग्रणी स्थान रखता है। अग्रणी मतलब टॉप पे आता है ना? ये पॉइंट भी आप मेंशन कर दीजिए।
दूसरे नंबर पे आपको पता होगा ये क्षेत्र वही है जहां हमने अपनी हरित क्रांति को क्या बनाया, सफल बनाया। हमने कौन सी क्रांति, हरित क्रांति समझते हैं आप लोग, क्या है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है पता है आपको? आपको पता होना चाहिए भारत में पहले बहुत कम खाद्यान्न का उत्पादन होता था। भारत में जो है पहले खाद्यान्न कम होने के कारण भारत में खाद्यान्न संकट बहुत था, और एक समय ऐसा भी आ गया आजादी के बाद कि हम खाने के लिए मोहताज हो गए अन्य देशों पर। हम जो है खाद्यान्न फसलों को क्या करते थे, आयात करते थे, जिसमें रशिया हमारे लिए बेचता था, यूएसए हमारे लिए बेचता था, और यूएसए हमारी क्या बेइज्जती भी करता था। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप किसी घर से आटा मांगने जाओगे तो क्या वो आपकी इज्जत कर पाएगा? कभी नहीं करेगा। कभी भी कह सकता है कि तुम तो वही हो जो आटा मांगने आते हो। तो सीधी सी बात है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप खाने के लिए किसी पर मोहताज है तो इसका मतलब है आपका स्वाभिमान बहुत अच्छा नहीं हो सकता। तो ये बात हमें पता चल गई कि भाई हम जो है खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे, हम कैसे हम अपने आप को प्राउड फील करेंगे। आई बात समझ में? और ये बात बिल्कुल सही है। तो भारत ने इस बात को अच्छे से, क्योंकि जब हमने यूएस से अनाज मांगा तो यूएस ने क्या कर दिया, मना कर दिया देने से, है ना। हाँ, बहुत बेकार क्वालिटी का था, बहुत बेकार क्वालिटी का था, रद्दी क्वालिटी का था, है ना। इस बेकार क्वालिटी के कारण ही तो क्या है, हमने सोचा कि नहीं, अब तो हम क्या करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। सबसे बढ़िया, दुनिया की सबसे अच्छी चीज क्या है, इंडिपेंडेंट होना। अगर आप जीवन में आत्मनिर्भर हैं तो आप खुश रह सकते हैं, आत्मनिर्भर नहीं है तो आप दुखी रहेंगे। क्लियर हो गया? इसलिए आप बढ़िया से तैयारी करो, है ना, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो वो सबसे अच्छा काम कर रहे हो, आत्मनिर्भर बनने का। सिलेक्शन हो गया तो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। स्पेशली लड़कियों को तो करना ही चाहिए, क्योंकि लड़कियों के साथ समस्या ज्यादा रहती है। शादी के बाद हस्बैंड पे डिपेंड रहती है, शादी से पहले माता पिता पे रहती है। बहुत दिक्कत आती है, जीवन में निर्णय नहीं ले पाती अपनी। तो निर्णय लेने के लिए आपका होना चाहिए क्या, आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इसलिए हमने भी भारत का एक अभी नया अभियान चलाया, कौन सा, आत्मनिर्भर भारत अभियान। यानी हमारे देश का हर नागरिक क्या बने, आत्मनिर्भर बने। ठीक है, और हर चीज में बनना चाहिए आत्मनिर्भर, है ना। तो यहाँ पर बात हो रही खाने पीने की, किसकी बात हो रही है, तो हमने थर्ड 5 ईयर प्लान में एक प्रोग्राम लॉन्च किया, और वास्तव में उस प्रोग्राम को लॉन्च करने में हमारी मदद करी किसने, डॉक्टर स्वामीनाथन, एम स्वामीनाथन, है ना। डॉक्टर एम स्वामीनाथन का नाम सुना आपने, ये बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे। और एक नाम और सुना होगा आपने, नॉर्मन बोरलॉग का। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। उन्हीं के ये शिष्य थे, उन्हीं से इन्होंने सीखा। मैक्सिको में रहे काफी लंबे समय तक, यूएस में रहे काफी लंबे समय तक, तो वहीं से इन्होंने सीखा। और वास्तव में इन्होंने क्या सीखा, इन्होंने सीखा कि जो परंपरागत कृषि है ना, इसमें बदलाव की जरूरत है। अब हमें जो परंपरागत कृषि के अंदर बदलाव करने होंगे, वो बदलाव क्या करने होंगे, हमें बदलाव ये करने होंगे कि अधिक से अधिक यंत्रों का प्रयोग करें। किसका, यंत्रों का, यानी कि ट्रैक्टर का, थ्रेशर का, कल्टीवेटर्स का, ये बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बड़े क्षेत्र में हम क्या करें, प्रोडक्शन कर सकें। दूसरे नंबर पे हमें जो है अपने जो बीजों की क्वालिटी है उसको समझना होगा। जो बीज हमारे खराब थे उनको हमें अब क्या करना होगा, बदलना होगा, और आधुनिक या नवीन बीजों का प्रयोग करना होगा जो प्रयोगशाला में तैयार किए जाएं। इसके अलावा हमें जो है हमारी फसलों में जो क्या बोल सकते हैं, उर्वरक, फर्टिलाइजर, वो भी बेहतर नहीं थे उस समय, तो फर्टिलाइजर को भी हमने बेहतर बनाया, और रासायनिक फर्टिलाइजर हमने यूज करना स्टार्ट किया इस पद्धति में। कौन से, रासायनिक, जैसे यूरिया का नाम सुना आपने, यूरिया, तो यूरिया एक रासायनिक उर्वरक ही है ना। तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग स्टार्ट किया, और साथ ही साथ हमने क्या किया, भूमि में भी कई प्रकार के सुधार किए। क्या किया हमने, भूमि में भी कई प्रकार के सुधार किए, बड़े बड़े खेतों को निर्माण करना स्टार्ट किया। चकबंदी, हदबंदी प्रोग्राम आपने सुने। तो इन प्रोग्राम के माध्यम से हमने क्या किया, अपने जोत जो हमारे छोटे थे उनको बड़ा बड़ा किया, जिससे क्या होगा, बड़े क्षेत्र में खेती करने में ज्यादा प्रोडक्शन होगा। क्लियर है? इसके साथ हमने क्या किया, हमने जो कीटनाशक, तो हमने जो है रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया, जिससे फसलों में कोई कीड़ा ना लगे, फसलें खराब ना हो। आई बात समझ में? तो ये सारे प्रयोग हमने किए, और परंपरागत कृषि के स्थान पर हमने एक नवीन कृषि पद्धति को क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया भारत में। और ये पूरी की पूरी कृषि पद्धति ने भारत के उत्पादन में 30 से 40 गुना वृद्धि कर दी। मतलब 1 या 2 गुना नहीं, बल्कि 30 से 40 गुना। यानी हमारे पास में इतना गेहूं हो गया, इतना गेहूं हो गया कि हम अपना भी भोजन पूरा कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यानी हम क्या बन गए, अब आत्मनिर्भर बन गए, और खाद्यान्न भारत बन गया क्या, आत्मनिर्भर।
तो ये पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? थर्ड 5 प्लान में हमने जो है हरित क्रांति को क्या किया था? लॉन्च किया था 1966-67 के आसपास। क्योंकि इससे पहले भी क्या स्थिति बनी थी? एक तो 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध और अकाल, ये 3 समस्याएं हमारी आ गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी पूरी तरह से विफल हो गई थी, लेकिन फिर भी इस तीसरी पंचवर्षीय हमने एक काम अच्छा कर लिया, हरित क्रांति का सूत्रपात कर लिया। और हरित क्रांति के सूत्रपात के कारण ही हम जो है आज भारत में खाद्यान्न आत्मनिर्भर की स्थिति को देख पा रहे हैं। हालांकि इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, इसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं। बहुत ज्यादा रासायनिक खेती करने से अब उसके ड्रॉबैक भी हमारे सामने आ रहे हैं। वो क्या आ रहे हैं? वो ये आ रहे हैं कि किसान उस समय जागरूक तो था नहीं, किसान जागरूक नहीं था, तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि ज्यादा यूरिया डालूंगा तो ज्यादा फसल पैदा होगी, तो उसने क्या किया? अब चूंकि सब्सिडी भी दे दी थी सरकार ने यूरिया पे, तो फ्री की चीज मिल जाए तो जीवन में बड़ा मजा आ जाता है। तो किसान ने क्या किया? डालना स्टार्ट कर दिया। धुआंधार तो सिंचाई करना स्टार्ट किया, और धुआंधार क्या डालना स्टार्ट किया? यूरिया। तो खेत को होने लगा नुकसान, और खेत में एक सफेद परत जैसी संरचना का निर्माण होने लगा, और भूमि जो है हमारी वो कैसी होने लगी? अनुपजाऊ। और इस प्रकार से यहाँ पे एक विशेष प्रकार की मृदा जो है वो बनने लगी। उसको मृदा को क्या कहते हैं? क्या हम लोग? रेहा कल्लर। क्या कहते हैं? रेहा कल्लर, है ना। तो यही जलोढ़ मृदा जिस पर एक सफेद परती जो है हमें दिखाई देने लगी है, और इस पूरी उपजाऊ मृदा जो है वो पूरी तरह से कैसी हो चुकी है? अनुपजाऊ। तो अब हमें समझना होगा कि ये जो रासायनिक खेती हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है। आने वाले समय में हमारी पूरी की पूरी मृदा क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, अगर हम इसी प्रकार से रासायनिक खेती करते रहे। तो ये चुनौती भी है, एक चैलेंज भी है कि अब हमें इस रासायनिक खेती को रोकना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे? जैविक कृषि को अपनाएंगे, सतत कृषि को अपनाएंगे, धारणी कृषि को अपनाएंगे, जलवायु अनुकूल कृषि को अपनाएंगे, है ना, पर्यावरण के हितैषी कृषि को अपनाएंगे। ऐसी कृषि को हमें करना होगा अब आने वाले समय में, ठीक है। तो ये इसकी चुनौती हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखा आप लोगों ने? महत्व में दूसरा महत्व लिख लीजिए आप लोग। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात करने में, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात करने में इस मैदान का सर्वाधिक योगदान है। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात करने में, मतलब उसको लागू करने में, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात करने में इस मैदान का सर्वाधिक योगदान है। तो मैं तो लिख दोगे? बोलो, मैं तो लिख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं यहां पर चुनौती की। किसकी? चुनौती की बात कर लें, चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। चुनौती क्या है? मैंने अभी आपको बताई। किसानों ने अत्यधिक सिंचाई और अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के कारण यहाँ की मृदा कैसी होती जा रही है? अनुपजाऊ होती जा रही है। और इस मृदा को क्या कहते हैं यहाँ पर? रेहा कल्लर, है ना। 2 नंबर में आएगा रेहा कल्लर, है ना। तो लिखे आप इसमें अत्यधिक सिंचाई एवं उर्वरकों के प्रयोग के कारण, अत्यधिक सिंचाई एवं रासायनिक उर्वरकों के, अत्यधिक सिंचाई एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण, अत्यधिक सिंचाई एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण मृदा एक सफेद परत के रूप में अत्यधिक अनुपजाऊ होती जा रही है। मृदा एक सफेद परत के रूप में अत्यधिक अनुपजाऊ होती जा रही है, जिसे स्थानीय स्तर पर हम क्या कहते हैं? रेह कल्लर। जिसे स्थानीय स्तर पर रेह या कल्लर के नाम से भी जानते हैं, जिसे स्थानीय स्तर पर रेह या कल्लर के नाम से जानते हैं, रेह कलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब लिख दीजिए इसका क्या निष्कर्ष। इस प्रकार इन चुनौतियों के बावजूद भी यहां मैदान न केवल भारत के सर्वाधिक
भारत के सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेशों में से एक है, ना केवल भारत के सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेशों में से एक है, बल्कि भारत के खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है, बल्कि भारत के खाद्यान्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार इन चुनौतियों के बावजूद भी यह मैदान न केवल भारत के उपजाऊ प्रदेशों में से एक है, बल्कि भारत के खाद्यान्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है बच्चों? बोलो। बस ये क्लियर हो गया? तो बस अब अपन एक बार इस पूरे को रिवीजन करेंगे फटाफट से। हाँ हाँ, क्या चीज पूछो? हाँ, बांगर प्रदेश में आप आई नहीं थी क्या? हाँ, बांगर का मतलब होता है जहाँ पे बाढ़ कभी कभी आती है, हर साल बाढ़ नहीं आती है ना, और उच्च भूमि पे थोड़ा ऊंचा होता है, तो जहाँ पे हर साल बाढ़ नहीं आएगी तो वहाँ पे जो मृदा कैसी होगी? पुरानी। इस क्षेत्र को बांगर कहा जाता है ना। तो बांगर प्रदेश के रूप में ये आता है। यानी हमने उत्तर के मैदान में दो प्रकार के प्रदेशों को देखा था, एक खादर और एक बांगर। खादर वो क्षेत्र होता है थोड़ा निम्न भूमि पे होता है, और जहाँ पे पानी जल्दी भर जाता है, हर साल बाढ़ आती है, तो वहां पे नई जड़ों का जमाव होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया बिहार वाला एरिया है, असम वाला एरिया, पश्चिम वाला एरिया है, पश्चिम बंगाल वाला। और वो क्षेत्र जहाँ पर कभी कभी बाढ़ आती है, जहां पर जो है पुरानी जड़ों बनती है, उसे बांगर प्रदेश कहते हैं। तो ये कौन सा प्रदेश माना जाएगा? बांगर। हाँ, जैसे उसने बताया था कि लूनी नदी के आधार पर उसको बताया कि उसका जो ढाल होता है। हाँ, तो सर इसमें सिंध है, सतलज नदी, इसमें देखा गया इन नदियों के द्वारा, ये रावी है, और आपकी ये पानी कौन सी हमारी, ये ब्यास है, और ये हमारी कौन सी? सतलज है। तो ये सब हाँ, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम जा रही है ना। तो इन नदियों, देखो ढाल का मतलब ही होता है नदियों का स्लोप, सीधी बात है ना, याद रखिएगा। और कोई? चलिए, तो अब पूरे अपन एक बार सिनेरियो को कवर करते हैं फटाफट से, इस पूरे मैदान को एक बार रिवीजन करते हैं। आप सारे पॉइंटों को देखते चलिएगा और आपको साथ ही साथ याद करते चलना, ठीक है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं क्या? परिचय। क्या देखेंगे? परिचय में आपको क्या लिखना है? बहुत सिंपल सी बात लिखनी है, आप बताना क्या है ये। तो आप बताना उत्तर के मैदान का एक संरचनात्मक उपभाग है जो मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा राज्य में स्थित है। परिचय लिख देंगे, छोटा सा परिचय आपको लिख देना 1 से 1.5 लाइन का। फिर लिखेंगे इसका निर्माण। निर्माण में भी सिंपल है एकदम, चतुर्थ काल में नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपात प्रक्रिया से बना है, ये भी सिंपल है, तो आप इसका निर्माण भी लिख देंगे। तो परिचय हो गया और इसका क्या हो गया? निर्माण। 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की तरफ चले, विस्तार। कौन सा बच्चों? विस्तार की बात करें, विस्तार में क्या बताएंगे? विस्तार में बताना ये आपका सिंधु के मैदान का ही क्या है? पूर्वी विस्तार माना जाता है। कौन सा विस्तार है ये? पूर्वी विस्तार। सिंधु के मैदान का ये क्या माना जाता है? ये पूरा सिंधु का मैदान है, इसका ये पूर्वी क्या है? विस्तार है। तो सिंधु के मैदान का ये क्या है? पूर्वी विस्तार है। और साथ ही साथ आप बताएंगे जिसका एरिया टोटल कितना है? इसका एरिया टोटल कितना है बोलो? 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। एवरेज विड्थ किसकी? इसकी 150 से 300 किलोमीटर। और ये चारों ओर किससे घिरा हुआ है? आप बताना इसके विस्तार में। तो सिंधु के मैदान से, राजस्थान के मैदान से, ऊपरी गंगा के मैदान से और शिवालिक श्रेणी से घिरा हुआ है चारों, ठीक है। चलिए, उसके बाद अपन क्या बताएंगे? ढाल, स्लोप बता देंगे। स्लोप में क्या बताएंगे? मैंने आपको बताया नदियां ये आ रही हैं ऐसे, तो नदियां उत्तर पूर्व से कहाँ की ओर है? दक्षिण पश्चिम की ओर। तो इस प्रकार से इसका ढालवी मैदान का किधर है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। जैसे हमने राजस्थान का देखा था ना, सेम वैसा ये भी है, ठीक है। तीसरा, रिवर्स बता देंगे। तो इस मैदान में कौन सी नदियां प्रवाहित हो रही है बोलो? सिंधु की सहायक नदियों के रूप में कौन कौन सी है? रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास और सतलज जैसी नदियों का इस क्षेत्र में क्या है बच्चों? प्रवाह हमें दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट, दोआब बता देंगे। दोआब बता देंगे। तो दोआब कौन से बोलो? आप बताना इस क्षेत्र में हमें। दोआब तो पता ही क्या होते हैं? दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। अब बताओ यहां पर हमें क्या बताना है? वारी दोआब और कौन सा बताना है? विस्तृत दोआब। तो बारी और विस्तृत दोआब यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। बारी दोआब किन दो नदियों के बीच में बोलो? और विस्तृत किसके बीच में? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, सॉइल बता देंगे। तो आप बताना ये संरचनात्मक दृष्टि से कौन सा प्रदेश है? बांगर। तो कौन सी मृदा मिलेगी? पुरानी जरूर। तो आप बताना संरचना दृष्टि से ये बांगर प्रदेश है,
जहां पर पुरानी प्रकार की जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है ना। तो ये मृदा भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्षा बता देंगे, क्या बता देंगे, वर्षा कैसी होती है बताओ यहां पर, आप बिल्कुल बताना। ये चूंकि उत्तर पश्चिम में है और ये अरब सागर से दूर है, जिसके कारण यहाँ पर जो है मानसून शुष्क हो जाता है आते आते। तो यहाँ पे वर्षा कैसी हो रही है, अल्प वर्षा हो रही है। कितनी हो रही है आप बताना, 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, वर्षा यहाँ पर कम होती है, ठीक है। फसल की बात कर लें, चूंकि एक उपजाऊ क्षेत्र भी है, नदियों का विस्तार भी है, तो यहाँ पे मृदा जो है उपजाऊ होने के कारण, पानी के कारण यहाँ पे फसलें बड़ी अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी फसलें हो रही है आप बता देना। गेहूं होता है, चना होता है, सरसों होती है, गन्ना होता है और चावल भी होता है, ठीक है। चलिए फिर इसका बता देना महत्व, महत्व में क्या बताएंगे, भारत के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में ये क्या रखता है, टॉप स्थान रखता है, टॉप लिस्ट पे आता है। और साथ ही साथ में दूसरा महत्व क्या बता देंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन को सफल बनाने में इसी क्षेत्र का क्या रहा है, योगदान रहा है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति सबसे ज्यादा यहीं से स्टार्ट हुई और यहीं पे सबसे ज्यादा सफल रही, ठीक है। फाइनली क्या बता देना, चुनौती, चुनौती क्या बताएंगे, चुनौती बताए ना, अत्यधिक सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों के कारण यहाँ की मृदा सफेद परत के रूप में बनने लगी है। और एक उसको अपन क्या कहते हैं स्थानीय स्तर पर, और फिर लिख देना निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इन चुनौती के बावजूद भी क्या लिखेंगे, ये क्षेत्र जो है ना केवल भारत के सबसे उपजाऊ प्रदेशों में एक है, बल्कि क्या है बच्चों, ये भारत के खाद्यान्न भंडार के रूप में भी जाना। चलिए अब 2-2 नंबर के प्रश्नों की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे 2-2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं, और 7 मार्कर का तो हमसे पूछ ही लेगा। लिखने का तरीका सीखना है हमें। अब देखो, लिख लिया आप लोगों ने क्वेश्चंस, समझ में नहीं आया। ये मैं इसको समझाऊंगा। वर्षा वाला टॉपिक देखो क्या होता है कि कोई पर्वत होता है ना, तो उससे जब तक हवाएं टकराती नहीं ना, तब तक हवाएं ऊपर नहीं उठेंगी, और जब तक हवाएं ऊपर नहीं उठेंगी तब तक संघनन नहीं होगा, और संघनन नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी।
तो हवाओं का ऊपर उठना बहुत जरूरी है। तो अगर ये पर्वत अगर समांतर हुआ तो वहां सीधी निकल जाएंगी, और सीधी निकल जाएंगी तो ये वर्षा नहीं करा पाएंगे। हवाओं का टकराना बहुत जरूरी है। जब तक किसी पर्वतीय भाग से हमारी टकराती नहीं है तब तक हवा ऊपर नहीं उठेगी, ऊपर नहीं उठेगी तब तक संघनन भी नहीं हुआ। तो वर्षा के लिए संघनन का होना बहुत आवश्यक है, और संघनन के लिए हवा का ऊपर उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब तक ये समांतर होगा, समांतर का मतलब ये ऐसे निकल गई सीधी, और ये होगा कैसा, लंबवत। तो लंबवत में क्या टकराएगी, और टकराई तो ऊपर उठेगी हवा, तो फिर क्या होगा, वर्षा होगी, है ना यार। चलिए मैं आपको अब 2-2 नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैंने आपको लिखाए हैं ये। अब देखो आपको लिखने का तरीका सीखना है। जैसे सपोज दैट 2 नंबर में आ जाए दुआब, क्या है आगे आपका दुआब, क्या आप लिख पाओगे दुआब को 2 नंबर में, बोलो। तो इसको 2 नंबर में लिखने का तरीका हमें आना चाहिए, कुछ 4-5 पॉइंट्स हमारे इसके अंदर बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट बोलो। बिल्कुल, पहला पॉइंट ये लिखेंगे, 2 नदियों के मध्य की उपजाऊ भूमि। या ऐसे लिखना, 2 नदियों के मध्य एक क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है। ऐसे लिख देना सीधा, पहले नंबर पे बताना, 2 नदियों के मध्य एक भौगोलिक क्षेत्र है ना, एक भौगोलिक क्या है, प्रदेश है ये, 2 नदियों के बीच पाया जाता है। फिर लिख देना प्रकृति, अब लिख देना ऐसे करके थोड़ा सा पॉइंट बनाकर, प्रकृति कैसी इसकी, उपजाऊ, ठीक है। फिर लिखेंगे मृदा, कैसी मिलेगी, बोलो, जलोढ़। क्या लिखेंगे, जलोढ़ मृदा। फिर लिखेंगे एक पॉइंट जो है उदाहरण, क्या लिखेंगे, उदाहरण। उदाहरण में क्या लिखेंगे, बोलो। अभी मैंने बताया बारी लिख देना, बिस्त लिख देना, है ना। तो बारी और बिस्त, महत्व क्या है, बोलो। महत्व लिखना, कृषि उत्पादन हेतु क्या है, अनुकूल। हो गया हमारा 2 नंबर का तैयार। देखो लिखने का तरीका सीखे आप लोग, तो दो आप कितने बढ़िया से आप लिख सकते हैं। 2 नदियों के मध्य का एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, इसकी प्रकृति उपजाऊ होती है, यहां पर जलोढ़ प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। और एक और पॉइंट लिख सकते हैं चाहे तो, प्रक्रिया कौन सी है, निक्षेपात्मक। ये कैसे बनता है, तो प्रक्रिया कौन सी है, बोलो, निक्षेपात्मक, निक्षेपण प्रक्रिया से बनता है। एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं आप लोग, निक्षेपण प्रक्रिया से बनता है ना। तो ये तो दुआब लिखने का तरीका सीख गए आप लोग, है ना। दुआब लिख दोगे, अब आ जाए तो एग्जाम में, अब आ जाए अगर एग्जाम में पर्टिकुलर नाम ही पूछ ले वो, तो जैसे अब मैं आपसे कहूं, अब उसने कह दिया कि बिस्त लिखकर बताओ, क्या लिखकर बताओ, बिस्त। तो अब कैसे लिखोगे, तो इंट्रोडक्शन कहां से लिखें, इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, अब इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ये क्या है, एक दुआब है, क्या है, अब सीधा अपन लिखेंगे इसके बारे में, एक दुआब है, क्या है, एक दुआब है। समझ आया कि नहीं है। फिर अपन बताएंगे कौन सी नदियों के बीच में स्थिति। फिर लिखना ब्यास और सतलज, तो ये ब्यास और सतलज के बीच में मिलेगा, ठीक है। फिर अगला बताएंगे ये कौन सी मैदान का भाग है, बोलो, कहां मिलेगा, ये कौन सी मैदान लिखेगा, तो आप लिखेंगे पंजाब हरियाणा मैदान, में स्थित है। तो पंजाब हरियाणा मैदान में स्थित है या वहां पे निर्मित हुआ ये, हाँ, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, मृदा कौन सी मिलेगी, बोलो, प्रक्रिया कौन सी है, अब वही कॉमन रहेगी पॉइंट। और कृषि के लिए क्या है, अनुकूल। देखो लिखने का तरीका सीखे आप लोग। अब इसी फॉर्मेट से आप क्या लिख दीजिएगा, बारी, यही फॉर्मेट बारी में लग जाएगा हमारा, ये फॉर्मेट किस में लग जाएगा। तो उम्मीद है आपको लिखने का तरीका समझ में आ गया। तो बाकी क्वेश्चन कल लिख के लाएंगे आप लोग, जो मैंने दिए 2 मार्कर, ठीक है।
और नहीं आए तो कल पहले आपने मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कल मैं फिर आपसे ये पूरा पूछूंगा, कौन सा, पंजाब हरियाणा का मैदान। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको अच्छे से, ठीक है।